हेलो स्टूडेंट, आज हम अपना भारत की जनसंख्या से संबंधित अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अगर हम बात करें तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है चीन और भारत की। लेकिन विश्व की जनसंख्या के बारे में हम मानव भूगोल की किताब में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो भारत की जनसंख्या को लेकर करेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी है, 121 करोड़ के लगभग है। तो भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है। और जो जनगणना की शुरुआत भारत में हुई वो सबसे पहले 1872 में हुई है, जो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि संपूर्ण देश की जो प्रथम जनगणना की शुरुआत हुई है वो 1881 से हुई है। इसके बाद आगे हम इसमें देखते हैं कि जो भारत की जनगणना है वो प्रति 10 वर्ष पश्चात आयोजित की जाती है। जैसे हमारी लास्ट जो जनगणना हुई थी वो 2001 में हुई थी। उसके बाद हमारी जो अगली जनगणना हुई है वो 2021 में हुई है, 2011 में हुई है। अब जो हमारी जनगणना होगी वो 2021 की मानी जाएगी। तो हमारे पास जो अभी आंकड़े उपलब्ध है वो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उपलब्ध है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं जनसंख्या की वितरण की, जिसको हम कह सकते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य भारत में कौन कौन से हैं। तो हम सबसे पहले बात करें कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। आपको इन सभी राज्यों का क्रम याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं इसमें कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें हम बात करते हैं सिक्किम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की। अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो उसका आंसर होगा आपका सिक्किम। इसी के बाद में हम आगे इसमें देखते हैं कि जो भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं। मतलब आप देखिएगा कि जो भारत में जनसंख्या है वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा है, तो उनका कारण क्या है भाई, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम जनसंख्या क्यों पाई जाती है। जिसके संबंध में हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक कारकों की, जिसमें आ जाता है स्थलाकृति, जलवायु, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक। अगर हम इसमें देखें कि स्थलाकृति या हम बात करें उच्चावच एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। अगर किसी स्थान विशेष पर अगर वहाँ का जो धरातल है वो अगर ऊबड़ खाबड़ होगा, पर्वतीय होगा, तो वहाँ पर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी। ठीक है। उसी के कंपेयर में अगर कहीं का जो धरातल है वो मैदानी होगा, समतल होगा, तो वहाँ पे जनसंख्या भी कैसी मिलेगी, अधिक देखने को मिलेगी। ठीक है। इस प्रकार से हम बात करते हैं आगे जलवायु की। तो जलवायु भी कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा ठंडी जलवायु हुई या बहुत ज़्यादा गर्म जलवायु हुई तो वह जनसंख्या कम पाई जाती है। और जहाँ की जलवायु, जहाँ का तापमान, वर्षा, आर्द्रता तीनों ही रूप से उपयुक्त हो, रहने लायक हो, रहने के लिए सबसे अच्छी उपयुक्त जलवायु हो, तो वहाँ पर जनसंख्या कैसी पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बारे में। तो सामाजिक कारक वहाँ का सोशल जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का इकोनॉमिक जो इन्वायरमेंट है, इसके अलावा वहाँ पे देखने लायक कई प्रकार के जो पर्यटक स्थल है जिससे कि कई प्रकार के पर्यटक वहाँ आकर्षित होते हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। इस प्रकार से हम आगे बात करते हैं मानवीय कारकों के बारे में, जिसमें हम देखें कि अगर मानवीय कारकों की बात करें तो जो मानवीय कारक है उसमें हमारे आ जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कृषि आ जाती है। अगर किसी स्थान विशेष पे अच्छी कृषि होती है, जैसे कि अगर कहीं पे गेहूँ हो रहा है, चावल हो रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम बात करें गेहूँ होता है, पश्चिम बंगाल में चावल होता है, तो मैदानी क्षेत्रों के अंदर खाद्यान्नों का अच्छा उत्पादन होता है, जिसको हम धान का कटोरा भी कह सकते हैं, अनाज का कटोरा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या भी कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। इसी प्रकार से किसी स्थान विशेष में विकास हो रहा है, डेवलपमेंट है, किसी स्थान विशेष के अंदर मानव बस्ती को रहने के लिए अच्छा धरातल मिला हुआ है, अच्छी जगह मिली हुई है, वहाँ का परिवहन तंत्र अच्छा है, वहाँ आने जाने की लोगों को बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर उद्योग धंधे हैं, वहाँ से लोग कई जने प्रवास करे हैं। तो इस प्रकार से हर फैक्टर अगर मानवीय रूप में भी वहाँ पर मानवीय कारक भी अगर अच्छे हैं तो वहाँ पर जनसंख्या कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है।
इसके बाद में हम इसमें देखते हैं आगे कि भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव। अगर आपसे भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक जमाव भौतिक विभागों के संदर्भ में पूछा जाए, जैसा कि हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा है कि हमारे हिमालय पर्वत, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये सभी हमारे भौतिक विभागों में आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कौन से भौतिक विभाग में सर्वाधिक जनसंख्या का जमाव पाया जाता है, तो उसमें आपके आते हैं विशाल मैदान और तटीय मैदान। मैंने अभी आपको बताया है जो मैदानी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर जनसंख्या कैसी पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है अति अल्प जनसंख्या वाले भौतिक विभाग, मतलब ऐसे भौतिक विभाग बताइए जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, तो इसमें हम देखेंगे हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा, पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कैसी पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है। ठीक है, तो भौतिक विभागों के अंदर आपसे पूछा जाता है तो सर्वाधिक विशाल मैदान और तटीय मैदान में, और सबसे कम अगर बात की जाए तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि अगर हम बात करें कि औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर हैं वो कौन कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों की बात की जाए तो उसमें हमारा दिल्ली आ जाता है, मुंबई आता है, कोलकाता आता है, बेंगलुरु आता है, पुणे आता है, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, ये सभी आपके औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों में आते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर भारत में कौन कौन से हैं, तो आपको ये उत्तर देना है। इसके बाद अगर बात की जाती है आपसे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दिल्ली। ठीक है, अगर राज्य के बारे में पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। इसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका उत्तर होगा लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप में आपकी जनसंख्या बहुत कम देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अगर राज्य की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि राज्य में सर्वाधिक कौन सा है, न्यूनतम कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम कौन सा है, भौतिक विभागों में सर्वाधिक और न्यूनतम कौन सा है, और शहरों में सबसे अधिक जनसंख्या कौन से शहरों में देखने को मिलती है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं इसके अंदर कि जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए हम बिंदु विधि का उपयोग करते हैं। आप सभी ने प्रायोगिक भूगोल में हम आगे और अच्छे से इसको डिस्क्राइब रूप में पढ़ेंगे कि बिंदु विधि क्या होती है। अभी अगर आपसे बस मैं आपको इतना सा बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके प्रश्न बनता है कि बिंदु विधि का उपयोग किसमें या कौन से आंकड़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए बिंदु विधि का उपयोग किया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, इसे हम प्रायोगिक भूगोल में और अच्छे से डिस्क्राइब रूप में समझेंगे। आगे हम इसमें देखते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। ठीक है, एक तो अभी हमने आपका पढ़ा जनसंख्या वितरण, और ये है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व। एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है आपका डेंसिटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो ये है कि कहीं पे जनसंख्या का फैलाव कितना है, जनसंख्या का बिखराव कितना है, ये तो कहलाता है जनसंख्या वितरण। और दूसरी चीज़ है कि प्रति इकाई मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, मतलब एक किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में क्या अंतर है। इसको हम एक सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे जनसंख्या घनत्व का सूत्र पूछा जाए तो उसका सूत्र हो गया जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। जैसे कि हम भारत की जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या है लगभग 121 करोड़ के लगभग। ठीक है, और जो भारत का क्षेत्रफल है वो है लगभग आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो लगभग 32 लाख आपका भारत का जनसंख्या
क्षेत्रफल है, सॉरी भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भारत की जनसंख्या और जो भारत के क्षेत्रफल को जो विभाजित करेंगे तो जो आपका निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, जनसंख्या घनत्व निकल के आएगा, जिसका सूत्र है जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। इसके बाद जैसे कि हम आगे बात करते हैं कि जो 1951 में भारत में जनसंख्या का घनत्व है वो कितना था, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जबकि 2011 में जो भारत में जनसंख्या घनत्व हो गया वो हो गया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 382। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत की जनसंख्या कितनी है, लगभग 121 करोड़, लेकिन जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पूरा पूरा शब्द लिखना होता है हमें, एक भी शब्द को हमें मिस नहीं करना है। अगर आपसे 382 के आगे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर लगा हुआ है तो आपको ये सभी शब्दों को लिखना होगा, वरना इसके नंबर कट जाएंगे। आगे हम इसमें अध्ययन करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वो कौन कौन से हैं। तो राज्यों की हम बात करें जिनका घनत्व सबसे ज़्यादा है तो उसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश आते हैं। ठीक है, हमने जब जनसंख्या वितरण पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक जनसंख्या वितरण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों का था। ठीक है, जबकि घनत्व अगर हमसे पूछा जाता है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। ये आपको ध्यान में रखना है, वितरण में उत्तर प्रदेश आएगा और घनत्व में बिहार आएगा। आगे हम इसमें देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हैं। ठीक है, हमने जब वितरण पढ़ा था तो न्यूनतम जो वितरण है वो सिक्किम राज्य का है, लेकिन अगर हम घनत्व की बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का आता है। तो आपको याद रखना है, घनत्व अलग चीज़ है और वितरण अलग चीज़ है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश बताइए, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जा रही है तो उसमें दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी और दमनदीप आएंगे। ठीक है, अगर आपसे दोनों को मिला के मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का जो घनत्व है वो बिहार से भी ज़्यादा है। तो ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाते हैं तो आपको आंसर देना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगर न्यूनतम घनत्व वाले राज्य की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो आपका उत्तर होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से भी कम है, लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। इसके बाद में हम इसमें आगे देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए वर्णमात्री या कोरोप्लेथ मैप का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हमने जनसंख्या वितरण में पढ़ा था कि जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए हम बिंदु विधि का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से घनत्वों को दर्शाने के लिए हम वर्णमात्री विधि का उपयोग करते हैं। ये आपको दोनों के संदर्भ में अलग अलग अच्छे से याद होना चाहिए, कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछी जाती है तो आपको उत्तर प्रदेश लिखना है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो आपको बिहार लिखना है,
जनसंख्या वितरण को दर्शाने के लिए पूछा जाता है तो बिंदु विधि है। जनसंख्या घनत्व को दर्शाने के लिए पूछा जाता है तो वर्णमात्री विधि है। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसी प्रकार से कुछ दो हमारे घनत्व और हम देखेंगे, जैसे कि कायिक घनत्व और कृषि घनत्व। अगर हम कायिक घनत्व हमें निकालना है तो हमारे देश की कुल जनसंख्या और हमारे देश का जो निवल कृषि क्षेत्र है उससे हम उसे विभाजित करेंगे तो हमारा कायिक घनत्व निकल के आएगा। और अगर हम कृषि घनत्व निकालना चाहते हैं तो कुल कृषि जनसंख्या मतलब कृषि कार्य में लगे हुए लोग कितने हैं बट्टा निवल कृषि क्षेत्र कितना है। तो जब हम कुल कृषि जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र से विभाजित करेंगे तो हमारा कृषि घनत्व निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से अगर जनसंख्या वितरण पूछी जाती है तो जनसंख्या वितरण के आंकड़ों के बारे में बताना है, और घनत्व पूछा जाता है तो घनत्व के बारे में बताना है। आज जो हमने अपना अध्ययन किया है वो जनसंख्या वितरण पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में आज हमने अपना अध्ययन किया है। आगे जो हमारी जनसंख्या से संबंधित और कक्षाएं होंगी उसके अंदर हम वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, लिंगानुपात, साक्षरता और भी जो आपके सिलेबस के अंदर है उस चीज़ से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। तो आज जो हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व को पढ़ा है इसे आप बहुत ही ध्यान से सुने, समझे और याद करने का प्रयास करें। और अगर आपको इससे संबंधित कुछ और वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो आने वाली हमारी क्लासेस हो वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आपके मोबाइल पर आपको उपलब्ध हो जाए। थैंक यू सो मच।